फॉर्मूला तो यही था ना, के इक्वल टू 1 बाई लॉग में था, लॉग में कन्वर्ट कर लो 2.303 बाई टी लॉग वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट बाई वी इंफिनिटी माइनस वी टी, यही था ना। यस सर। तो क्यों नहीं बना इसमें, सारा वैल्यूज तो तुमको दिया हुआ ही था ना। ये मान लो अगर T1 टाइम पे निकाल रहे हो तो यहाँ तुमको VT की जगह पे V1 लेना होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ से K1 आएगा, कुछ सेकंड वैल्यूज जो दिया हुआ है K2, तो ये क्या करोगे 2.303 बाई T2 और यहाँ लॉग V इंफिनिटी माइनस वी नॉट बाई वी इंफिनिटी माइनस वी टू। ऐसे ही करेंगे हम लोग, K का बहुत सारा डिफरेंट वैल्यूज आएगा, मतलब K अलग अलग बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा K के वैल्यू में, मोर और लेस सेम रहेगा तुम्हारा। तो बताए थे कि 2-3 K का वैल्यू निकाल के उसका एवरेज निकाल लेने। किए हो कोई क्या इस तरह से कोई सॉल्व किए हो? फॉर्मूला तो तुम लोग को बता ही चुके थे, एवरेज K का वैल्यू, उसका आंसर है मेरे पास। जो सॉल्व किए होगे उसका एवरेज K का वैल्यू ये इस टाइप का होगा कुछ 6.177 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स, यही आया है क्या अगर कोई सॉल्व किए होगे तो? सीरियसली बताओ, बनाया हो तुम लोग? सर बनाए थे, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे। कैलकुलेशन इसमें अब क्या करना है, तो फॉर्मूला तुमको साफ साफ दिख रहा है, इसमें वैल्यूज ही पुट करोगे ना। अब क्या करें, वैल्यूज भी पुट कर दें? वैल्यूज दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, वी इंफिनिटी का वैल्यू तुमको दिया हुआ है, वी नॉट दिया हुआ है क्वेश्चन में, और वी टी पुट करना है, मतलब V1 V2 वो भी तो दिया हुआ है तुमको। मतलब जो पहला वाला वैल्यू है उसको हम लोग वी नॉट एज्यूम कर रहे हैं, समझ रहे हो बात। जो t इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू है उसको वी नॉट मानते हैं हम लोग, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी है, ठीक है, वो तो मेंशन किया हुआ है ना, डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पुट कर दो बस। इसी तरह एक और मेथड है इसमें, ऑप्टिकल रोटेशन मेथड, ठीक है। जैसे तुम लोग ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में पढ़े होगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, याद है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हुआ है या नहीं तुम लोगों का? यस सर। हो गया ना। तो उसमें एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, याद है? ऑप्टिकल रोटेशन में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, थीटा ऑब्जर्व, थीटा ऑब्जर्व मतलब ये ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ऑप्टिकल रोटेशन का, ये L/C/अल्फा, पढ़े हो ये बताया गया होगा। L होता है वो लेंथ ऑफ पोलारिमीटर है, C है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो उसके अंदर डाला गया है, और अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन। पढ़े हो ये फॉर्मूला, देखे हो कभी? यस सर। तो ये बताया गया ना, L/C/अल्फा, अल्फा होता है स्पेसिफिक रोटेशन, L होता है लेंथ ऑफ पोलारिमीटर, ठीक है, वो जो एक अपैरेटस यूज करते हैं ना हम लोग, ऑप्टिकल रोटेशन फाइंड, कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है उसके लिए पोलारीमीटर यूज करते हैं, वो डिवाइस का नाम जो है पोलारीमीटर है। तो उसका ये लेंथ होता है, और सी जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो उसके अंदर हम लोग डालेंगे सॉल्यूशन। तो ये फॉर्मूला था, और उससे जो वैल्यू आएगा वो हमको ओवरऑल वैल्यू बताएगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है उस कंपाउंड का, ऑप्टिकल रोटेशन कितना है ऑब्जर्व्ड, तो ये थीटा से आता है। तो इसमें एल और अल्फा जो है ना ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है, एल एंड अल्फा, लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर और स्पेसिफिक रोटेशन जो होगा, ये अल्फा क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन। तो ये एल और अल्फा का वैल्यू जो है ये कांस्टेंट रहता है हमेशा, ठीक है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो एल और अल्फा जो है ये कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये थीटा ऑब्जर्व्ड जो है, अगर एल और अल्फा कांस्टेंट है तो ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये बताओ। यस सर। तो यहाँ पे इस इससे क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन मेथड यूज करके हम फाइंड आउट करते हैं के का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में ही करा रहे हैं हम, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर,
क्वेश्चन दिया हुआ है कि केन शुगर का इन्वर्जन वाला जो रिएक्शन है ना, ये फॉलो करता है, फॉलोस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, और इसका हमको दिया गया इक्वेशन C12, केन शुगर का फॉर्मूला C12H22O11 और प्लस H2, वाटर के प्रेजेंस में होता है ये। ठीक है, तो केन शुगर का अगर हम लोग इन्वर्जन करा रहे हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से प्रोसीड होता है। ये इन्वर्जन कराने से C6H12O6 एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलता है, एक फ्रुक्टोज मिलता है, C6H12O6 दोनों का फॉर्मूला सेम है। अब ये जो है केन शुगर जो होता है ना, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ठीक है, इन्वर्जन कर रहे हैं मतलब उसका हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन चेंज कर रहे हैं। ठीक, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है केन शुगर। ठीक है, और जैसे ही ये इन्वर्जन हो गया तो ये दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन मिला के ये दोनों जो है ना, इन दोनों का कंबाइंड ये दोनों में लेवो रोटेटरी होते हैं। ठीक है, ये सब के बारे में पढ़े हो ना तुम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, डेक्स्ट्रो यस रोटेटरी सर। और लेवो, D and L आइसोमर। तो वहां पे ये बताया गया होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली इन्वर्जन हो रहा है, ये रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, केन शुगर का इन्वर्जन, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी से क्या हो गया, लेवो रोटेटरी हो गया। ठीक है, जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो इसका जो है, इसके बारे में क्वेश्चन किस टाइप से दिया है, बोला गया है कि प्रोग्रेस ऑफ दिस रिएक्शन इज मॉनिटर्ड बाय द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। तो रिएक्शन मिक्सचर का ऑप्टिकल रोटेशन से हम लोग प्रोग्रेस फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इसके बेसिस पे एक डेटा हमको दिया है, टाइम वर्सेस ऑप्टिकल रोटेशन का, ये टाइम और ऑप्टिकल रोटेशन मिक्सचर का। ठीक है, तो t=0 पे ऑप्टिकल रोटेशन मिक्सचर का ये थीटा नॉट, t=t पे ऑप्टिकल रोटेशन है थीटा टी, और t=इंफिनिटी पे ऑप्टिकल रोटेशन है थीटा इंफिनिटी। ठीक है, अब इसके लिए हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट जो k का एक्सप्रेशन आएगा ना, इसके लिए k का एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये 1/t ln थीटा इंफिनिटी माइनस थीटा नॉट बाय थीटा इंफिनिटी माइनस थीटा टी। ये हमको प्रूव करना है। कर पाओगे तुम लोग? जैसे हम लोग बाकी सारे में कर रहे थे वैसे ही सेम यहाँ भी फॉलो करेंगे। जैसे देख लो, लिख लियो पहले क्वेश्चन, यस और नो? यस सर। क्वेश्चन लिख चुके हो ना? सिंपल सा चीज है, जैसे हम लोग बाकी सारे मेथड्स में कर रहे थे वैसे ही करना है। यहाँ रिएक्शन लिखोगे, C12 इन्वर्जन वाला है, C12H22O11, हमारा रिएक्टेंट यहाँ पे केन शुगर ही है ना? ये H2O के प्रेजेंस में इसका इन्वर्जन हो रहा है, C6H12O6, एक ग्लूकोज बन रहा है, एक फ्रुक्टोज बन रहा है। ठीक है, अब t=0 पे इसका कंसेंट्रेशन कुछ हम लोग मान लेते हैं C0। ठीक है, और ये सब H2O तो एक्सेस में सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसके कंसेंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, बताओ? इसका नो सर। कंसेंट्रेशन तो बहुत एक्सेस में है। ठीक है, अब t=t पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये कुछ x कम हो गया, C0 - x हो गया, तो ये दोनों कितना फॉर्म करेगा, x और x? कोई दिक्कत? नो सर। t=इंफिनिटी पे बताना, t=इंफिनिटी पे ये तो 0 हो जाएगा, यस और नो? यस सर। यस सर। और ये दोनों कितना फॉर्म हो जाएगा, C0 और C0 होगा। यस सर। यही चीज कर रहे थे ना हम लोग वहां, इससे पहले भी जितना सारे मेथड्स देखे थे। अब यहाँ पे एक रिलेशन ऊपर हम लोग देख चुके हैं कि थीटा ऑब्जर्व्ड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है। ऊपर देख चुके हैं, क्योंकि अल्फा और एल क्या होता है, वो कांस्टेंट है। तो थीटा ऑब्जर्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, कंसंट्रेशन के हो जाता है, यस और नो? यस। तो यहाँ से हम लोग तीन इक्वेशन निकाल सकते हैं कि थीटा नॉट जो होगा, इनिशियल इनिशियल ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन रिएक्शन मिक्सचर का कितना है, बताओ?
सी नॉट, सी नॉट। तो थीटा नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट। ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। इक्वेशन 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं कि थीटा टी किसी टाइम टी पे, थीटा टी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कितना है टोटल, ये बताओ। सी नॉट माइनस सी नॉट। एक्स हमारे रिएक्टेंट का है, और यहाँ पे प्लस एक्स और प्लस एक्स, यही होगा ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो सी नॉट प्लस एक्स हो जाएगा थीटा टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट प्लस एक्स। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। समझ रहे हो बात, बोलो यस और नो। यस सर। अब थीटा यस सर। इन्फिनिटी, थीटा इन्फिनिटी हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू सी नॉट। सी नॉट प्लस सी नॉट हो जाएगा। तो थीटा इन्फिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लोग लिख सकते हैं टू सी नॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? हाँ सर। नो सर। ये क्वेश्चन हमारा 3 हो गया। अब नहीं कर सकते हो तुम लोग। हमारा के का जो एक्सप्रेशन है इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1/t ln, क्या पुट करोगे, सी नॉट बाय सी नॉट माइनस एक्स, यही होगा ना। सी नॉट बाय सी टी लिखते हैं हम लोग। तो सी टी एक्चुअली है क्या हमारा, सी नॉट माइनस एक्स ही है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। यस सर। तो अब ये हमारा इस टर्म में लिख रहे हैं हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में, लेकिन जो डेटा हमको दिया गया है वो किस टर्म में दिया, ऑप्टिकल रोटेशन के टर्म में दिया है। तो रिलेट कर पाएंगे हम लोग, रिलेट कर सकते हैं या नहीं, यस सर। कैसे? सर 3 - 2 कर देंगे तो सी नॉट माइनस एक्स आ जाएगा। 3 - 2 करोगे तो क्या आएगा, सी नॉट माइनस एक्स। सी नॉट माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली देखो 3, हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना हमको। तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 करो। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 करने से क्या आ रहा है, थीटा सी इन्फिनिटी नॉट। माइनस थीटा नॉट, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, सी नॉट के आ गया। यस। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 - 2, 3 - 2 ही करोगे ना। यस। 3 - 2 करने पे क्या आएगा, देखो तो तुम्हारा थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू सी नॉट और माइनस सी नॉट। तो सी नॉट हो गया, और प्लस एक्स था तो सी नॉट माइनस एक्स हो जाएगा। यही तो चाहिए था हमको, सी नॉट बाय सी नॉट, सी नॉट बाय सी नॉट माइनस एक्स का रेशियो चाहिए था। तो यहाँ से देखो तो के हमारा क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/t ln, सी नॉट की जगह क्या पुट कर सकते हैं, थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी थीटा नॉट, और नीचे क्या पुट कर सकते हैं, थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा थीटा टी। टी। आ गया यही चीज हमारा, यही बोला गया था हमको प्रूव करने। बोलो जल्दी से। यस सर। यस। तो समझ आ रहा है ना बात तुम लोगों को, कैसे कर रहे हैं, मतलब प्रोसेस सेम है सब में। ठीक है, तो ऑप्टिकल रोटेशन वाले मेथड को भी यूज करके हम लोग के का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो इसमें भी तुमको ऐसे उसी टाइप का क्वेश्चन दिया रह सकता है, जैसे यहाँ पे हम तुमको वैल्यूज नहीं पुट करके दिए हैं, यहाँ पे एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिए हैं। तो तुमको एक्चुअल वैल्यूज अगर दे देगा, मान लो t = 0 पे यहाँ कोई ऑप्टिकल रोटेशन दे देगा, कोई एंगल दे देगा, यहाँ पे t = t पे कोई एंगल दे देगा, और इन्फिनिटी पे कुछ दे देगा, तो तुम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। इस फॉर्मूले में अगर वैल्यूज दिया रहेगा तो इस फॉर्मूले में बस पुट कर देना, और उसके बाद के का वैल्यू आ जाएगा। समझ रहे हो, सिंपली इस फॉर्मूले में तुमको वैल्यूज पुट करना है और डायरेक्टली के आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है। मान लो 2-3 वैल्यूज दिया है तो 2-3 वैल्यूज के लिए के निकाल लो तुम, और के का वैल्यू मोर और लेस सेम रहेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो एरर
नहीं आ रहा है आवाज क्या? अभी आया सर। हाँ तो वो लिख चुके हो ना क्वेश्चन पूरा ऑप्टिकल यस रोटेशन सर। वाला? यस सर। तो उसी तरह तुमको डेटा बना के दे देगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशन के टर्म में डील कर रहे हैं, वहां पे तुमको डेटा करके देगा, मतलब वैल्यूज, टाइम का रियल वैल्यू देगा और डेटा उसमें एंगल कुछ देगा। बस तुमको उस फॉर्मूले में पुट करना है और कुछ नहीं करना है। फॉर्मूले में पुट करो वैल्यूज, उसको सॉल्व करो, आ जाएगा के का वैल्यू डायरेक्ट, ठीक है। और कुछ उसमें स्पेशल नहीं करना है। तो 3-4 वैल्यूज दिए रहेंगे अगर, तो आस्था होस्ट शिफ्ट करो, तो उसके बाद तुम 3-4 के का वैल्यूज निकालोगे और जब आंसर देना है फाइनल आंसर, तो एवरेज वैल्यू निकाल लोगे उसका। बताए थे ना, जैसे पहले कर रहे थे यस। उसी तरह हम लोग इसमें भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया हम लोग का सारा मेथड्स हम लोग डिस्कस कर लिया, ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। तो ये कुछ कुछ मेथड्स थे जिसके हेल्प से, ये सारा एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ये सारे एक्सपेरिमेंट करके ही जो है किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर प्रेडिक्ट किया जाता है या फिर उसका रेट कांस्टेंट निकालते हैं। क्योंकि जब तक ऑर्डर हमको नहीं पता चलेगा तो हम रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं क्या उसका, ये बताओ। सबसे पहले हमको एक्सपेरिमेंटली क्या जानना होगा, ऑर्डर ही जानना होगा ना रिएक्शन का, बताओ। यस सर। अगर ऑर्डर पता चलेगा तभी तो हम लोग उसका के या कोई भी दूसरा चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, टी हाफ फाइंड आउट कर सकते हैं। जब तक ऑर्डर ही नहीं पता चलेगा तो फिर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका ये फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ये कैसे आ रहा है, तो इसमें पहले इसका ऑर्डर ही निकाला गया है, तभी हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करके ही हम लोग ये करते हैं। क्योंकि रिएक्शन देख के तो बता नहीं सकते हैं कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा, तो एक्सपेरिमेंट करके सबसे पहले इसका ऑर्डर निकाला गया। अब एक बार ऑर्डर जान गए हम लोग, फिर उसके बाद ये सारे वैल्यूज दिए रहेंगे तुमको, ये सारे वैल्यूज यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसका रेट कांस्टेंट निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि एक बार ऑर्डर कंफर्म हो गया हमको तो उसका एक्सप्रेशन तो पता चल गया ना हमको, इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन तो हमको पता है। तो वहां से फिर हम लोग यूज करके के रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। समझ रहे हो बात? तो ये सारे यहाँ पे हम लोग का मेथड्स एंड हो गया, ठीक है। तो तुम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, बुकलेट में देखना, ये सब के क्वेश्चंस उतने ज्यादा तो नहीं मिलेंगे। बेसिकली शुरुआत के जो सब मेथड्स बताए थे हम, इनिशियल रेट मेथड बताए थे, याद है, हाफ लाइफ मेथड बताए थे, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। हाँ प्रेशर चेंज वाला मेथड बताए थे, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन वाला। तो वो सबसे जनरली क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, है ना। तो वो सब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये सब में बस फॉर्मूला है, इस ये सब में डिफिकल्ट नहीं है ये सब कुछ, एक फॉर्मूला है, बस इस पैटर्न में हम लोग यूज कर रहे हैं, बस तुमको वैल्यूज दिए रहेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करना है, बस आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आता है ये सब में, ठीक है। कुछ वैसा अलग चीज नहीं कर रहे हम लोग। लिख लियो इसको, यस सर। बताओ। चलो, तो यहाँ तक हम लोग का ये वाला टॉपिक खत्म हो गया, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। अब इसके बाद हम लोग करने वाले हैं, हाँ ये तुम लोग को बताए थे कि रेट कांस्टेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यस और नो। रेट कांस्टेंट का यस सर। वैल्यू सिर्फ सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। उसके अलावा कुछ और भी प्रेशर चेंज हो, कंसंट्रेशन चेंज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है रेट कांस्टेंट को। जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। तो वही चीज हम लोग देखना चाह रहे हैं अभी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हेडिंग डाल लो तुम लोग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो उस पे रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके बाद ओवरऑल रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ने वाला है, वो चीज हम लोग देखेंगे अभी, डिटेल में देखना है, ठीक है। तो इसके लिए एक थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताने के लिए एक थ्योरी है, आर्हेनियस थ्योरी उसको बोला जाता है, आर्हेनियस थ्योरी, या फिर यह है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ठीक है। आर्हेनियस थ्योरी या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इसके कुछ कुछ पॉस्टुलेट्स होते हैं, इसी के बेसिस पे हम लोग
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को स्टडी करते हैं। तो ये आर्हेनियस थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या बोला गया, इसके पोस्टुलेट्स कभी कभी पूछे जाते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में, मतलब 3-4 स्टेटमेंट दे देगा, इसमें पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना। पॉइंट दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? यस और नो? यस यस सर। सर। चलो, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है ये है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, टेक्स प्लेस, ठीक है, लिखते जाओ साथ साथ में, बहुत ही आसान चीज है। A chemical reaction takes place as a result of collision between reactant molecules, ठीक है। और during this collision older bonds are broken and new bonds are formed, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट तो यही था, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होता है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन होने से पहले, मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन होता है उनका, और उन कोलिजन के दौरान क्या होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का जो ओरिजिनल बॉन्ड था वो ब्रेक होता है और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि प्रोडक्ट जो बनता है वो कम्प्लीटली नया कंपाउंड है ना, वो तो ओरिजिनल कंपाउंड रहता नहीं है, वो तो पूरा चेंज हो जाता है। तो प्रोडक्ट जो नया कंपाउंड बन रहा है उसमें बॉन्डिंग जो भी होगा वो बिल्कुल नया होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि जब भी कोई भी रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन अकर करता है, तो उसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड करने से क्या हो रहा है, उनका पुराना बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंड पॉइंट ये है कि ऑल कोलिजन्स डू नॉट लीड टू प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब सारे कॉलिजन्स जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते हैं, मतलब सारे कॉलिजन होने से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता है वो। नहीं तो अगर ऐसा होता तो रिएक्शन का एफिशिएंसी क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए, मतलब पूरा पूरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है प्रैक्टिकली, समझ रहे हो? क्योंकि कोई भी प्रोसेस 100% एफिशिएंट थोड़ी होगा, कोई भी रिएक्शन भी हो रहा है तो वो 100% एफिशिएंसी होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब कि जितना भी सारा कोलिजन्स हो रहा है वो सारा कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा वो जरूरी नहीं है। तो वही चीज बोला गया, ऑल कोलिजन्स डू नॉट लीड टू प्रोडक्ट। इसमें क्या है, द रिएक्टेंट molecule the reactant molecules will get converted into products only if it crosses 3 barriers। तो उनको 3 बैरियर ये है, 3 बैरियर अगर क्रॉस करेगा वो मॉलिक्यूल तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। वो 3 बैरियर क्या क्या है? सबसे पहला बैरियर होता है कोलिजन बैरियर, कोलिजन बैरियर। इसके बाद दूसरा बैरियर होता है ओरिएंटेशन बैरियर, और थर्ड जो बैरियर होता है ये है एनर्जी बैरियर। ये तीनों बैरियर अगर कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्रॉस करेगा तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक बैरियर अगर क्रॉस नहीं हो रहा है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा उस केस में, समझ रहे हो? कोलिजन बैरियर मतलब एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होता है मॉलिक्यूल्स के कोलाइड होने का। अगर उस एनर्जी से, या सर्टेन एनर्जी हम लोग बोलते हैं, अगर वो उतना एफिशिएंसी नहीं है कोलिजन का तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब क्या हुआ कि जैसे तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होगे, एक्चुअली जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, पुराना बॉन्ड टूट रहा है, नया बॉन्ड बन रहा है, तो वहां पे ओरिएंटेशन मैटर करता है, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन में एक्चुअली ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ही होता है ना। ये केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़े हैं। बॉन्ड कैसे बनता है? ऑर्बिटल्स ओवरलैप ओवरलैप। होते हैं। तो अगर ऑर्बिटल्स अगर सेम ओरिएंटेशन में नहीं होंगे तो ओवरलैप हो पाएगा क्या? जैसे मान लो पी ऑर्बिटल का ओवरलैप, जब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं
p ऑर्बिटल का ओवरलैप देख रहे हैं, तो अगर एक p ऑर्बिटल ऐसा है और दूसरा p ऑर्बिटल ऐसा है, इस ओरिएंटेशन में ओवरलैपिंग हो पाएगा? बताओ। नो सर। नहीं। तो इसको बोलते हैं हम लोग ओरिएंटेशन बैरियर। मतलब जो दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, उनका ओरिएंटेशन भी क्या होना चाहिए? एक दूसरे के तरफ होना चाहिए, तभी तो वो इफेक्टिवली कोलाइड भी कर पाएगा और नया बॉन्ड फॉर्म भी कर पाएगा। समझ रहे हो बात? अगर इस टाइप का कोई ओरिएंटेशन होगा तो वो नया बॉन्ड बनेगा क्या इस केस में? बताओ। नो सर। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट, हो गया ओरिएंटेशन बैरियर। तीसरा होता है एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर को हम लोग देखेंगे, मतलब रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है ना, तो एक पर्टिकुलर मिनिमम एनर्जी होता है कि उतना मिनिमम एनर्जी तक तो उसको रीच करना ही होगा। मतलब उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना ही होगा, मतलब उतना मिनिमम पहुंचेगा तभी वो जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। तो ये तीनों बैरियर जो है, जो मॉलिक्यूल क्रॉस करेंगे, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्रॉस कर पाएंगे, वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। अगर ये तीनों में से कोई एक भी बैरियर क्रॉस नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो इसके बेसिस पे दो टाइप के मॉलिक्यूल आते हैं। एक होता है एक्टिव मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को इसके बेसिस पे हम लोग दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। और दूसरा होता है पैसिव मॉलिक्यूल। तो ये नाम से ही पता चल रहा होगा, एक्टिव मॉलिक्यूल हम लोग किसको बोलेंगे? जो इन तीनों बैरियर को क्रॉस कर रहा होगा और जो इफेक्टिवली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बोलो। एक्टिव मॉलिक्यूल। एक्टिव मॉलिक्यूल। और पैसिव मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ? पैसिव का मतलब क्या बैरियर हुआ? क्रॉस नहीं हो रहा। हाँ, जो इन तीनों बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हेल्प नहीं कर पाएगा ना। तो उस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं पैसिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये हो गया सेकंड पोस्टुलेट इसका। थर्ड पॉइंट है, देर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। देर आर two types of collision taking place between the reactant molecules। तो दो टाइप के collision हो रहे हैं reactant molecules के बीच में। पहला जो collision होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव collision। इफेक्टिव collision हम लोग उसको बोलेंगे जहां पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वो तीनों बैरियर को क्रॉस करके वो किस में कन्वर्ट हो गया? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। तो इस टाइप के कॉलिजन को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कॉलिजन, जहां की रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उन तीनों बैरियर को क्रॉस करके इफेक्टिवली प्रोडक्ट बना पा रहा होगा। और दूसरा होता है इनइफेक्टिव कॉलिजन। इनइफेक्टिव कॉलिजन मतलब जहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, नो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो उस टाइप के कॉलिजन को हम लोग बोलेंगे इनइफेक्टिव कॉलिजन। ठीक है। तो कहीं भी अगर कॉलिजन हो रहा है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो ये दोनों का पॉसिबिलिटी है। एक इफेक्टिव कॉलिजन भी हो रहा होगा, एट द सेम टाइम वहां पे इनइफेक्टिव कॉलिजन भी हो रहा होगा, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे होंगे। जो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उस बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं वो लोग। ठीक है। और वो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, तो उसको इफेक्टिव कॉलिजन। और जो जो मॉलिक्यूल्स बैरियर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइप के कॉलिजन को बोला जाता है इनइफेक्टिव कॉलिजन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, लिख रहे हो ना तुम लोग साथ में? यस। यस। फोर्थ पॉइंट लिख लो, ड्यूरिंग इफेक्टिव कॉलिजन्स there can be considered the formation of a hypothetical species known as activated complex or transition state, in which
the reactant bonds are not yet completely broken and the product bonds are not yet completely formed. ठीक है, तो ये देखो, कहीं भी अगर इफेक्टिव कोलिजन हो रहा होगा ना, तो वहां पे एक चीज ये अज्यूम किया जाता है, जैसे मान लो एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, हाइपोथेटिकल स्टेट है वो, एक्चुअली में नहीं बन रहा है, वो हाइपोथेटिकल कंसिडर किया गया है कि एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। उस स्टेट में क्या है, ना तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड पूरा पूरा ब्रेक हुआ है, और ना ही प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का बॉन्ड जो है पूरा पूरा फॉर्म हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ए और बी आपस में मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात? ए और बी मिलके ये ए बी प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे ये इस टाइप का सीन सोच लो, ए टू प्लस बी टू ये बना रहा है 2ab, ये प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट में हम लोग क्या सोच रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसा स्टेट कंसिडर किया जा रहा है जहां पे रिएक्टेंट का बॉन्ड, ये जो है ए और ए के बीच का बॉन्ड, ठीक है, ये ना तो पूरा पूरा ब्रेक हुआ है, इसी तरह दूसरा रिएक्टेंट ये बी और बी के, तो ये रिएक्टेंट का बॉन्ड्स ना तो कम्प्लीटली ब्रेक हुआ है, और ना ही ये प्रोडक्ट का बॉन्ड कब बनेगा, जब ए और बी आपस में कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं इसको, बी और बी है ये। ठीक है, तो बी और बी के बीच का ये रिएक्टेंट का बॉन्ड पूरा पूरा ये ब्रेक भी नहीं हुआ है, और ये प्रोडक्ट का बॉन्ड जो है ए और बी के बीच का बॉन्ड ये पूरा पूरा फॉर्म भी नहीं हुआ है। तो इस टाइप के स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं, ये है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये एक्चुअली हाइपोथेटिकल सीन है, ये कंसिडर किया गया है ऐसा, ठीक है, कि ऐसा हो रहा होगा बीच में, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या फिर इसी को बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। समझ रहे हो बात? ये बेसिकली हम लोग जब ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे ना, तो वहां पे ये सारा टर्म बहुत यूज होगा, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ट्रांजिशन स्टेट किसको बोल रहे हैं हम लोग? यस सर। प्रोडक्ट बनने से पहले वाला सीन है, जहां पे रिएक्टेंट का बॉन्ड पूरा पूरा ब्रेक नहीं हुआ है, और ना ही प्रोडक्ट का नया बॉन्ड पूरा पूरा फॉर्म हुआ है, अभी वो पार्शियल, इसीलिए डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं, पार्शियल बॉन्ड है। ठीक है, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को, इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स बना है, या इस टाइप का स्टेट जो डेवलप हुआ है, इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है। ठीक है, और ये हाइपोथेटिकल है बिल्कुल, इसके बारे में लिख लेना कि दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज हाइपोथेटिकल, देयरफॉर इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, और इसको आइसोलेट नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हाइपोथेटिकल ये तो बनाया हुआ सीन है ना, ये अज्यूम किया हुआ है, तो उसको आइसोलेट थोड़ी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, देयरफॉर इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ना, इसका एनर्जी जो होगा ना हमेशा सबसे मैक्सिमम होगा। ट्रांजिशन स्टेट ऑलवेज हैज, ये पॉइंट ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांजिशन स्टेट ऑलवेज हैज मैक्सिमम एनर्जी with respect to reactant or product। with respect to reactants और products। ठीक है, ये ध्यान रखना कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एनर्जी के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें, तो जो ट्रांजिशन स्टेट होगा ना, जो बीच वाला स्टेट है, उसका एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एनर्जी से ज्यादा होगा। और एनर्जी ज्यादा होने का मतलब कि उसका स्टेबिलिटी जो होगा ना बहुत ही कम होगा। ठीक है, अनस्टेबल टाइप का स्पीसीज होता है ये, वेरी हाईली अनस्टेबल। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक?
बोलो। नो सर। नो सर। लिख रहे हो ना तुम लोग, समझ आ रहा है ये सारा पॉइंट? यस सर। चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं और एक दो टर्म आता है, जैसे एनर्जी वाला बैरियर था। एनर्जी वाले बैरियर में एक मिनिमम एनर्जी होता है ना, जिसको क्रॉस करना पड़ता है। तो उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी दो टर्म आता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी हम लोग किसको बोलते हैं? मिनिमम टोटल एनर्जी, ठीक है, ये लिख लेना। मिनिमम टोटल एनर्जी required for a collision to be effective। मतलब कितना मिनिमम टोटल एनर्जी होना चाहिए ताकि वो कोलिजन इफेक्टिव हो जाए। कोलिजन इफेक्टिव होने का मतलब कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। उस एनर्जी को बोला जाता है, इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गया। इसी में एक और टर्म आता है एक्टिवेशन एनर्जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको नोटेशन ई ए से डिनोट किया जाता है, इसको एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये क्या हुआ? एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब, इसको डिफाइन करते हैं हम लोग, द एक्स्ट्रा एनर्जी दैट इज सप्लाइड टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कितना हमको एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच जाए, ठीक है। अगर ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच जाएगा वो, तो आराम से वो इफेक्टिव कोलिजन में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो मिनिमम हमको उसको ट्रांजिशन स्टेट तक ही पहुंचाना है। अगर वो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच गया, उसके बाद वो प्रोडक्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने के लिए उसमें कितना हमको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रहा है, उसी एनर्जी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। समझ रहे हो डिफरेंस दोनों में? यस और नो? Yes. To reach up to transition state is called activation energy। ठीक है, अभी ग्राफ के थ्रू बता रहे हैं तो फिर समझ आ जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब देखो तुम लोग बहुत सारा एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ तुम लोग देखे होंगे इस टाइप का। यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इस टाइप का ग्राफ बहुत सारा तुम लोग देखे होंगे, हर जगह पे यूज करते रहते हैं हम लोग, देखे हो? बोलो। यस सर। यस सर। इस टाइप का ग्राफ बहुत जगह तुमको मिलेगा केमिस्ट्री में, है ना। इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं। ये मतलब हम लोग, ये डिपेंड करता है ग्राफ का नेचर। देखो यहाँ पे रिएक्टेंट आर से इसको डिनोट कर देते हैं हम लोग, ये रिएक्टेंट शो कर देते हैं और ये प्रोडक्ट है। तो और वाई एक्सिस पे यहाँ पे एनर्जी है हमारा, ठीक है। वाई एक्सिस पे जो है ये एनर्जी है, और एक्स एक्सिस ये जो है रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब क्या हुआ? ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को बता रहा है कि रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। एक तो ये ग्राफ हो गया। दूसरा इसी टाइप का ग्राफ है, इसमें ये जो है रिएक्टेंट का एनर्जी, ये कुछ इस टाइप का मिलेगा तुमको, ठीक है। रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। यहाँ भी वही है, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब बताना, ये दोनों ग्राफ जो है ये डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन, किस टाइप का रिएक्शन है। तो रिएक्शन दो टाइप के, एनर्जी के टर्म में हम लोग रिएक्शन को दो टाइप में क्लासिफाई किए। एक होता है एक्सोथर्मिक, दूसरा होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलेंगे? जहां पे एनर्जी रिलीज होता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या हुआ? जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। तो इन दोनों में बताना तो कौन सा एक्सोथर्मिक वाला है, कौन सा एंडोथर्मिक है? वाला एंडोथर्मिक। फर्स्ट वाला जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक को रिप्रेजेंट कर रहा है या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक।
एंडोथर्मिक कैसे? एनर्जी लो हो गया है। एनर्जी लो हो गया है तो एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक में तो हम लोग एनर्जी देते हैं ना, तो अगर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो एनर्जी तो और बढ़ जाना चाहिए ना प्रोडक्ट का। फर्स्ट वाले केस में तुम देख रहे हो कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, किसका एनर्जी ज्यादा है ये बताओ तो। रिएक्टेंट का ज्यादा है या प्रोडक्ट का ज्यादा है फर्स्ट वाले में? रिएक्टेंट। रिया रिएक्टेंट का ज्यादा है। अरे यहाँ से कंपेयर कर लो ना, रिएक्टेंट का एनर्जी ये है और प्रोडक्ट का एनर्जी देखो यहाँ पे है। ये ER लिख देते हैं रिएक्टेंट के लिए और ये EP। तो खुद तुम लोग देखो किसका रिएक्टेंट किसका एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का? रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट से। तब रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा होगा कब, ये किस केस में होगा? जब एनर्जी इससे बाहर निकलेगा या जब एनर्जी इसमें देंगे हम लोग, कब किस केस में ये ज्यादा होगा? एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी रिलीज करेगा तभी तो। जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन होने के समय वो एनर्जी रिलीज कर दिया, तो एनर्जी रिलीज कर दिया तो एनर्जी उससे निकल गया ना बाहर, तो ओवरऑल उसका एनर्जी कम हो गया ना जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो एनर्जी कम हो गया तो इसका मतलब ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट का एनर्जी आएगा वो रिएक्टेंट से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एनर्जी उससे बाहर निकल चुका है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एनर्जी रिलीज कर रहा है ये रिएक्शन, एनर्जी रिलीज कर रहा है तो ये किस टाइप के रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट वाला ग्राफ ये एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड वाला में देखोगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, किसका एनर्जी ज्यादा है यहाँ पे सेकंड वाले में? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है। तो प्रोडक्ट का एनर्जी कब ज्यादा होगा, जब उसमें हम लोग रिएक्शन में एनर्जी सप्लाई करेंगे तभी तो प्रोडक्ट का एनर्जी बढ़ेगा। और किस टाइप के रिएक्शन में हम लोग एनर्जी सप्लाई करते हैं, एक्सो में या एंडो में? एंडो। एंडो। तो सेकंड वाला जो ग्राफ है ये किसको डिनोट कर रहा है, एंडोथर्मिक को। समझ रहे हो बात, यस क्लियर है या नहीं? यस चलो अब यहाँ पे इस ग्राफ में ध्यान से देखना, ये जो स्टेट है ना यहाँ तक हमको पहुंचाना है, ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट को अगर हम लोग यहाँ तक पहुंचा दिए ना ये वाले स्टेट तक, उसके बाद ये अपने आप प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो इसी स्टेट को बोला जाता है, ये है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जिसका एनर्जी जो है सबसे मैक्सिमम होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो इसका एनर्जी देख रहे हो, ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगा। ये हाईली अनस्टेबल चीज है, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी ये वाले में ये ट्रांजिशन स्टेट है। तो अगर हम लोग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एनर्जी बैरियर के टर्म में बात कर रहे हैं, तो अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हम लोग बस ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचा दिए उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने के लिए उसको जो एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, उसी एक्स्ट्रा एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा एनर्जी बोला जाता है? एक्टिवेशन। एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से देखो तो ये इतना हो गया क्या, ये वाला वैल्यू है ना। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट तो इतना है ही, रिएक्टेंट के पास पहले से इतना एनर्जी तो है ही, है ना। अब यहाँ से लेके हमको यही वाला तो एनर्जी देना होगा उसको, यहाँ से लेके ये यही एक्स्ट्रा एनर्जी तो सप्लाई करना होगा उसको, बताओ यस और नो? यस सर। यस। तो इसी एक्स्ट्रा एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, EA, एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ गया बात, क्या है एक्टिवेशन एनर्जी? रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी जितना एनर्जी था उसके बाद और कितना एक्स्ट्रा हमको देना पड़ेगा ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच जाए, तो उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है? और थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको बोलेंगे हम लोग, थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको बोलेंगे? टोटल हम लोग यहाँ से मेजर करते हैं, थ्रेशोल्ड मतलब जीरो से मेजर करेंगे। तो जीरो से ट्रांजिशन स्टेट तक टोटल जो हमको इतना टोटल जितना एनर्जी हमको देना पड़ेगा, ये वाला पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। ये देखो ट्रांजिशन स्टेट तक हम लोग जीरो से मेजर कर रहे हैं, तो जीरो से ट्रांजिशन स्टेट तक दो जो टोटल एनर्जी इन्वॉल्व होगा, इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ETH से डिनोट कर रहे हैं।
डिफरेंस समझ में आ रहा है एक्टिवेशन और थ्रेशोल्ड में? Yes, sir. ETH, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारा, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिनोट कर रहे हैं हम लोग ETH से। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हम लोग मेजर कर रहे हैं जीरो से लेकर ट्रांजिशन स्टेट तक का टोटल एनर्जी जितना हमको चाहिए रिएक्शन को प्रोडक्ट में बदलने के लिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, तो वो थ्रेशोल्ड हो गया। और एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोलते हैं हम लोग? कि रिएक्टेंट के पास जितना एनर्जी है उसके बाद हमको एक्स्ट्रा कितना सप्लाई करना होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। बात समझ में आया इन दोनों एनर्जी में डिफरेंस? ग्राफ से क्लियर हो रहा है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। तो अभी तक ये दोनों जो केस हम लोग देख रहे थे ना, ये अभी तक हम लोग देख रहे थे इरिवर्सिबल रिएक्शन में, ठीक है। रिएक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रहा था, इरिवर्सिबल। अब मान लो फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कैसे लिख सकते हैं हम लोग? फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर वो रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, दोनों डायरेक्शन में अगर वो जा सकता है, अब देखो यहाँ पे एक चीज पहले लिख दो, थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन एनर्जी में क्या रिलेशन आ जाएगा बताओ तो। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो तो, E थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, लिख सकते हैं यानी Yes, sir. थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा? रिएक्टेंट के एनर्जी के बराबर और प्लस एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर। यस और नो? बताओ, ये इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? चलो इसको ड्रॉ कर लियो तुम लोग, सब लोग? यस सर। ओके चलो, अब हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में देख रहे हैं, मतलब रिएक्शन अगर दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल होगा तो उसमें हम लोग कैसे बात करेंगे। तो वहां पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड के टर्म में हमको बात करना होगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन है, ए से बी भी जा रहा है और बी से ए भी जा रहा है, तो एक फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, एक बैकवर्ड, मतलब ये फॉरवर्ड हो गया और ये वाला बैकवर्ड हो गया, है ना। फॉरवर्ड और बैकवर्ड के टर्म में बात करते हैं हम लोग। तो जैसे मान लो ये है, ये कुछ, एक मिनट, ये कुछ इस टाइप का ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमारा है रिएक्टेंट, आर से डिनोट कर रहे हैं, और ये हमारा है प्रोडक्ट, पी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आर और पी ही ले लेते हैं तो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है हमारा यहां से यहां तक, ये क्या है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ई आर से डिनोट कर सकते हैं इसको। और यहां से यहाँ जो वैल्यू है, ये हम लोग इसको ईपी से डिनोट करते हैं, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बताओ Yes. कोई दिक्कत? ये एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट वाला ही ग्राफ है, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड अगर दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी भी ना हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड के टर्म में बात करते हैं। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ई ए से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे अगर एफ लगा दिए तो ये एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए हो गया? फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ई ए बी अगर लगा दिए तो ये एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए हो गया? बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। समझ रहे हो बात? ई एफ और ई बी का मतलब क्या हुआ? ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर Forward. फॉरवर्ड रिएक्शन, और ई बी मतलब फॉर Backward. बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। तब यहाँ पे तुम बताना, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आर हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट है, तो ट्रांजिशन स्टेट तक हमको पहुंचाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? ये रिएक्टेंट का जितना एनर्जी है और यही एक्स्ट्रा एनर्जी हमको चाहिए होगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ई एफ, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, बोल सकते हैं यानी। Yes. बताओ, Yes, sir. तो ये तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का हो गया, लेकिन बैकवर्ड के टर्म में जब हम लोग बात करेंगे
तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हमारा रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? अब पी हो गया ना अब हमारा रिएक्टेंट। बैकवर्ड रिएक्शन जब बात करेंगे यस सर। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हमारा रिएक्टेंट अब क्या बन गया? पी बन गया ना। पी से अब वो आर में जा रहा है, तो पी से अगर आर में जा रहा है तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? हम लोग पी के टर्म में बात करेंगे, यहां से यहां तक ये वाला हो गया ई ए बी। यस और नो, ये बताओ तुम लोग, यस सर। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, या फिर से बता रहे हैं? नो सर। जब हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन के टर्म में बात करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हमारा रिएक्टेंट तो अब पी हो गया ना। अब पी से वो आर में कन्वर्ट हो रहा है, तो पी से आर में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी ऑफ पी जो है उसमें हमको एक्स्ट्रा कितना सप्लाई करना होगा? अब ये एक्स्ट्रा जितना सप्लाई करना होगा ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने के लिए, तो उस एनर्जी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। ई ए बी से डिनोट कर रहे हैं, ई एफ और ई ए बी। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। लेकिन दोनों के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी में कोई चेंज आएगा क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी तो दोनों के लिए बराबर ही है। थ्रेशोल्ड एनर्जी हम लोग Yes, जीरो sir. से ही मेजर करेंगे, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी ईटीएच का वैल्यू तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, फॉरवर्ड के लिए Yes. बात करो या बैकवर्ड के लिए बात करो, थ्रेशोल्ड एनर्जी विल बी द सेम। यस और नो? थ्रेशोल्ड एनर्जी हम लोग किसको बोलते हैं? जीरो से लेके हम लोग ट्रांजिशन स्टेट के एनर्जी को मेजर करते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट तो दोनों के लिए सेम है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी बैकवर्ड के लिए भी। तो यहाँ देखो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ETH, एक बार फॉरवर्ड के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। एक ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, लिख सकते हैं। अब हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन के टर्म में हम लोग ETH को क्या लिख सकते हैं? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और प्लस एक्टिवेशन Energy एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। backward. एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, कोई दिक्कत यहाँ पे? और यहाँ पे तुम लोग एक थर्मोडायनेमिक्स में एक टर्म पढ़े होगे तुम लोग, डेल्टा एच, याद है? चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी एक्चुअली होता क्या है? चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जितना प्रोडक्ट है सबका एनर्जी का सम कर दिए हम लोग, और जितने रिएक्टेंट है उसके एनर्जी का सम कर दिए, तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी। यस और नो? एनर्जी Yes. ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये इक्वेशन 3 है हमारा, मान लो। चेंज डेल्टा एच क्या है? ये चेंज इन एंथैल्पी। अब इन तीनों इक्वेशन से देखो तो हम लोग ये लिख सकते हैं क्या? डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, लिख सकते हैं यानी इन तीनों के हेल्प से। Yes sir. बोलो जल्दी से, Yes sir. कोई दिक्कत? Yes, sir. No sir. कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोगों को? No, sir. नहीं। ये बात समझ में आ गया? डेल्टा एच हम लोग चेंज इन एंथैल्पी को क्या लिख सकते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये हम लोग किस केस में बात करेंगे? फॉरवर्ड और बैकवर्ड के टर्म में कब बात करेंगे? जब Reversible रिवर्सिबल reaction. रिएक्शन वाला केस दिया हो। अगर रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है, तब तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड कुछ सीन ही नहीं है, तब तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अगर रिवर्सिबल रिएक्शन वाला केस दिया हो तो इसमें हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड के टर्म में ऐसे बात करते हैं।
ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा तुम लोग। ग्राफ के थ्रू समझ गए ना, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफ को रीड करना आ गया, कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कर लोगे। अब ये बताना एक्सोथर्मिक वाला रिवर्सिबल है या एंडोथर्मिक है ये। एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक के लिए है, ठीक है। उसी तरह एंडोथर्मिक के लिए भी हम लोग सिमिलर टाइप का कर सकते हैं, तो वो तो एक समझ गए तो दूसरा ऑलरेडी कर सकते हो तुम लोग। कोई दिक्कत है इसमें, देख लो एक बार ग्राफ को देखने में, समझने में, कोई टर्म में अगर कोई गड़बड़ी लग रहा हो, समझ नहीं आ रहा हो कुछ भी, तो पूछ लो। ये बहुत बेसिक सा चीज है, इसमें कुछ अभी किए नहीं हम लोग। इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे किस टाइप के। आज तो सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें देखे हम लोग। देखो एक बार, कोई दिक्कत है? नोट कर लियो तुम लोग इसको सारा? यस सर कोई नोट कर ली। कोई दिक्कत है PDF किससे? भेज दीजिएगा। हाँ ये तो भेज देंगे, बट किसी टर्म में अगर कोई डाउट हो रहा है तो बताओ, क्लियर कर लो। किसी को भी डाउट है तो पूछ लो। नहीं है कोई डाउट? नो। नहीं है किसी को भी? नो तुम लोग तो डाउट पूछते नहीं हो तो फिर क्वेश्चंस क्यों नहीं बनाते हो? डाउट रहता ही नहीं है तुम लोगों को, तो क्वेश्चंस तो बन जाना चाहिए फिर सारा। ना तो तुम लोग डाउट पूछते हो ना क्वेश्चन बनाते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? डाउट नहीं पूछ रहे हो मतलब तब तो सारा चीज अच्छे से समझ में आ रहा है, तब तो क्वेश्चंस बनना चाहिए ना। बताओ, क्वेश्चंस बन रहा है तुम लोगों से? बुकलेट के क्वेश्चंस बना रहे हो? मेडिकल वाले भी बना रहे हो बुकलेट के क्वेश्चंस? यस सर बना रहे। यस सर। क्वेश्चंस बनता भी है तुम लोगों से? प्रैक्टिस कर रहे हो, यस बन रहा है? यस यस सर। पढ़ा पढ़ाने का कोई मतलब है या नहीं, कुछ फायदा हो रहा है या नहीं? हो रहा है। हाँ सर हो रहा है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो तुम लोग, ठीक है। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो, फिर प्रीवियस ईयर बनाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। इसलिए बोलते हैं तुम लोग प्रीवियस ईयर भी साथ साथ बनाते जाओ, कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक बार में नहीं बन रहा है उसको दो बार बनाओ, 3 बार बनाओ, एक बार थ्योरी पढ़ लो, फॉर्मूला पढ़ लो। ठीक है, थ्योरी में तो वैसे बेसिकली है नहीं कुछ, बस फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला देख लो, उसके बाद क्वेश्चंस बनाते जाओ डायरेक्ट। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर भी बनाते जाना साथ में, तो कॉन्फिडेंटली कर पाओगे कि मतलब हाँ एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हमसे बन रहा है, तो अलग फीलिंग होता है। इसलिए बोल रहे हैं तुम लोग क्वेश्चन साथ साथ बनाते जाओ, ठीक है। क्योंकि अब इसमें भी ज्यादा टॉपिक नहीं बचा है, केमिकल काइनेटिक्स में भी मोस्टली मेजर पार्ट तो हम लोग खत्म कर चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, उसके इंटीग्रेटेड रेट लॉ, वो सब तो हो गया। अब कुछ कुछ छोटा छोटा ही टॉपिक है, मतलब ज्यादा क्लासेस नहीं लगेंगे, अब 3 से 4 क्लासेस में खत्म हो जाएगा ये, है ना। तो तुम लोग उसी के अकॉर्डिंग प्लान करो, क्योंकि ऑलरेडी एक वीक से चैप्टर चल ही रहा है, तो जो जो टॉपिक जिस दिन कवर हो रहा है उसके टॉपिक्स के क्वेश्चन एटलीस्ट पूरा नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा भी करके करोगे तो हो जाएगा। समझ रहे हो ना। पेंडिंग ज्यादा छोड़ोगे, बहुत लोग तो अभी सॉल्यूशन चैप्टर भी नहीं बनाया होगा तुम लोग। क्या बन गया सबका सॉल्यूशंस? यस कंप्लीट सर हो गया? बनाए। तो कुछ कुछ बनाया होगा, बहुत लोग तो नहीं भी बनाया होगा, अभी तक सॉल्यूशन ही में ही अटका हुआ होगा। अब दूसरा चैप्टर भी यहाँ खत्म होने वाला है, काइनेटिक्स खत्म, मतलब नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट इस वीक में और क्लास नहीं है ना तुम लोगों का? इस वीक में और है क्या? नो नहीं है शायद। नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, तो तब तक काफी टाइम है तुम लोग के पास, 3-4 दिन है। तो जो जो पेंडिंग बचा हुआ है कंप्लीट करते जाओ, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पेंडिंग छोड़ोगे तो फिर मुश्किल होगा। समझ रहे हो? तो करते जाओ तुम लोग क्वेश्चंस, यस सर। उसके बाद यस अब सर। नेक्स्ट वीक में ही शायद क्लास लगेगा, तो तब तक बना लो जितना भी क्वेश्चंस बना सकते हो।
फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं काइनेटिक्स का। ठीक है, तुम लोग देखोगे अभी सिर्फ टेम्परेचर वाला टर्म सब है कुछ कुछ, और ऑर्डर एंड मॉलिकुलैरिटी वो सब चीज देखेंगे हम लोग, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और जेई इंजीनियरिंग वाले के लिए एक और चीज बताएंगे हम, कंसेक्यूटिव रिएक्शन वाला पार्ट है, वो मेडिकल के सिलेबस में नहीं है। कंसेक्यूटिव वाला और पैरेलल रिएक्शन, ये दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक है, तो वो चीज बताना है बस। तो 2-3 टॉपिक ही बचे हुए हैं अब इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर तुम लोग का खत्म हो जाएगा, तो इसलिए तुम लोग बनाते रहो क्वेश्चंस, तब तक प्रैक्टिस कर लो। एक डाउट क्लास रख लेंगे हम, नेक्स्ट वीक में डिस्कस कर लेंगे सारा। ठीक है, और Yes, कोई sir. दिक्कत Yes. आज की क्लास में कुछ पूछना है? कुछ पूछना है क्वेश्चन? नहीं? तो डाउट डिस्कशन में एनसीईआरटी का भी करवा दीजिएगा क्या? हाँ बनाओ, एनसीईआरटी कहीं से भी पूछ सकते हो, उसमें क्या है। ओके सर। तो एनसीईआरटी तो तुम लोग को बोलते ही हम बनाने, क्योंकि स्कूल एग्जाम्स में या बोर्ड में तो तुम्हारा एनसीईआरटी ही आएगा ना। यस तो सर। एनसीईआरटी तो मस्ट है, एनसीईआरटी भी बनाओ एटलीस्ट। पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है, तुम देखो क्वेश्चन एक बार पढ़ो, देखो कि मतलब रिपीटेड तो नहीं है। एक टाइप का अगर क्वेश्चन मिलेगा, सेम ही टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, तो एक कोई बना लो, उसके बाद देखो फॉर्मूला मतलब सेम लग रहा है तो छोड़ दो उसको, फिर नया क्वेश्चन कुछ मिल रहा है तो उसको बना के देखो। एनसीईआरटी तो करना मस्ट है, एनसीईआरटी तो इसलिए तुम लोग को बोले सॉल्यूशन का भी बनाओ, इसका काइनेटिक्स का भी बनाओ, तो करो। उसमें डाउट पूछ सकते हो, कहीं से भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां से बना रहे हो क्वेश्चन, अब ऐसा नहीं कि 10 बुक से उठा के बना रहे हैं, एनसीईआरटी बनाओ, बुकलेट बनाओ, इतना काफी है। उसी में सारे टाइप का, और प्रीवियस ईयर बनाओ, उसी में सारे टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। 8-10 बुक से बनाने का कोई फायदा नहीं है, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना बात? Okay, sir. यस सर। पूरा कॉम्पैक्ट रखो प्रिपरेशन का अपना तरीका। एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी एक बार बना लो, बुकलेट में इनफ क्वेश्चंस हैं कि तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा आराम से। और उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको देखना है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, हो गया। इतना कर लोगे काफी है इतना। ठीक है, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो चलो फिर तो आगे अगले क्लास में करते हैं। थैंक यू सर। Thank you, Okay. sir. Thank you, sir. Thank you.